जो हम लोग का आज का क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया है और 2024 में मैंने फर्स्ट क्या गोली, जिसमें क्या हुआ 1000 लोग मर गए। कितने लोग? 1000 लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है दल बदल का, ये जो है 22 में पूछा गया है, 24 में, 26 में, 2-2 साल गैप करके पूछा गया है। ठीक है, रुक जाइए मेरे बिहार बोर्ड के प्यारे बच्चों। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ सामाजिक विज्ञान, और ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय आती हैं: इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र। मैं आपको गारंटी देता हूं ये वीडियो आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि ये पूरा वीडियो आपको देखना है। इसलिए देखना है क्योंकि मैंने उठाया है वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। हर साल पूछे जाते हैं, 1-2 साल गैप करके पूछे ही जाते हैं। ऐसे में गेस्ट क्वेश्चन में लेकर आया हूं इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र का। ये मेरा पहला वीडियो है, सामाजिक विज्ञान का मेरा पहला वीडियो है। आप लोग इसको एक पार्ट को अच्छे से आपको सीखना है। इसमें मैं वो टॉप क्वेश्चन उठाया हूं जो कई वर्षों से पूछा जा रहा है, और मेरी गारंटी है कि आपको यही पैटर्न से, इसी पैटर्न से आपका क्वेश्चन पूछेगा। और निश्चित रहिए, पूरा पढ़ने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन निश्चित रूप से ही आएगा। मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ, और आज पढ़ेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान का टॉप क्वेश्चन 2 नंबर वाले। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट होता है। हम लोग का टॉपिक है टॉप लघु उत्तरीय प्रश्न। संपूर्ण पाठ्यक्रम हम लोग सामाजिक विज्ञान का पढ़ेंगे, और सबसे पहला टॉपिक हम लोग का पढ़ेंगे इतिहास का। इतिहास सबसे पहले पढ़ेंगे बाबू। और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख सकते हैं आप। पहला जो हम लोग का आज का क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया है और 2024 में। मैंने फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों को देखते हुए मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट और सेकेंड। तो सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है आज का वो है कि मेजनी कौन था। ये 2022 और 24 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि मेजनी जो था इटली का एक साहित्यकार था, और वो जो था गणतंत्र में विश्वास रखता था, यानी लोगों के हाथों में शक्ति आए, लोगों का शासन हो, उसमें वह विश्वास रखता था। वो इटली का साहित्यकार था और गणतंत्र में विश्वास रखता था। 2 बातें हो गई। तीसरी बात आपको याद रखना है कि वह एक इसके साथ साथ योग्य सेनापति था। इस बात को याद रखिएगा, वह जो है इसके साथ साथ क्या था, एक योग्य सेनापति था। मेरा गारंटी है कि आपको मैं याद करवा दूंगा। आपको लिखना पड़ेगा खुद से। आप पूरा वीडियो देख लीजिए, छापिए नहीं, एकदम याद कर लीजिएगा आप। उसने इटली के एकीकरण के लिए, यानी कि इटली जो था कई टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको एक करने के लिए जो है उसने 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप नाम के संस्था का स्थापना किया था। आपको इतना लिखना है, ठीक है। सबसे पहले साहित्यकार था, गणतंत्र को मानता था। 2 बातें लिखिएगा, सेनापति था, और उसके साथ साथ उसने इटली को एक करने के लिए 1831 में यंग इटली और यंग यूरोप की संस्था का जो है स्थापना किया था। ये हम लोग का आज का जो पहला क्वेश्चन है इतिहास का। हम ये पहला पार्ट बना रहे हैं, ऐसे ऐसे मैं 3-4-10 पार्ट बनाऊंगा। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके हम लोग को याद करना है। एक बार में ज़्यादा लोड लेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का आज का दूसरा जो क्वेश्चन है इतिहास का वो है कि खूनी रविवार क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन 21 में पूछा है, 23 में पूछा है, 25 में पूछा है, 26 में नहीं पूछा है, 27 में इसका चांस रहेगा पूछने का किसी एक सिटिंग में, ठीक है। तो याद रखना है कि 9 जनवरी 1905 को, 9 जनवरी 1905 को रूस का जो राजा था जार, वो बहुत ही मतलब निरंकुश था, लोगों के बारे में वो नहीं सोचता था। तो वहाँ पे जो है मजदूर किसान वर्ग ने मिलकर एक आंदोलन किया था जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि 9 जनवरी 1950 को रूस में जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग जो है मारे गए, ठीक है। यह घटना चूँकि रविवार को हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको डेट याद रखना है कि 9 जनवरी 1950 को रूस में जब लोग मजदूर अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम में क्या हुआ था, तो जार जो वहाँ का राजा था, उसने क्या किया, सभी लोगों पर गोलियां चला दिया। क्या चला दिया? गोली। जिसमें क्या हुआ, 1000 लोग मर गए। कितने लोग? 1000 लोग मर गए। और यह घटना जो है रविवार को हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आपको समझ में आ रहा है? कमेंट करिएगा, जी सर समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न हम लोग को कैसे याद करना है कि ये तीसरे पार्ट से है
कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। इतिहास का तीसरा क्वेश्चन हम लोग का हो ची मिन्ह, ठीक है। हो ची मिन्ह जो है वियतनाम का एक जो है साम्यवादी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति था, ठीक है, जो कि ये भी आज़ादी के लिए मरता था। कौन? हो ची मिन्ह। तो हो ची मिन्ह मार्ग जो है ये किससे आज़ाद होना चाहता था? फ्रांस से, ठीक है ना, किससे? फ्रांस से और अमेरिका, चूँकि दक्षिणी वियतनाम में जो है अमेरिका का वर्चस्व था और उत्तरी में इसका था। तो हो ची मिन्ह जो था, हो ची मिन्ह, उसके बारे में पूछेगा कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, ठीक है। तो हो ची मिन्ह के बारे में नहीं पूछ रहा, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। तो याद रखिएगा, हो ची मिन्ह मार्ग हिंद चीन में क्रांतिकारी का एक रसद आपूर्ति मार्ग था। यानी कि हिंद चीन में जो एक रास्ता था हो ची मिन्ह, उस होकर के बहुत सारी ज़रूरत की सामान जो है, मतलब डेली जो लोग उपयोग करते हैं, वहाँ से उस रास्ते से जाता था, समझे। और उस रास्ते से सेना को, मतलब युद्ध लड़ने के लिए जो ज़रूरी सामान होता है, वह भी एक उस मार्ग से जाता था, ठीक है। आप कहानी सुन लीजिएगा तो आप लिख दीजिएगा अपने से। तो वही उसी को कहते हैं रसद आपूर्ति मार्ग था। यह लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। यानी हिंद चीन में आपने पढ़ा होगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो याद रखिएगा, ये लाओस, कंबोडिया से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे सैनिकों को हथियार और भोजन भेजा जाता था। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि हो ची मिन्ह मार्ग वह मार्ग था जो क्रांतिकारियों के लिए एक वरदान था। इस होकर के जो है ज़रूरी वस्तुएं जाती थी। यह रास्ता लाओस, कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था। इससे सैनिकों को हथियार और भोजन भेजा जाता था। ऐसे करके आपको एग्जाम में लिखना है बाबू, ठीक है। ये हम लोग का आज का तीसरा क्वेश्चन हो गया, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए, फ्री PDF चाहिए, तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करिएगा PDF, ठीक है, और अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा। मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो है इस PDF को भेज दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद मैं आपको ये सारा जो है भेज दूंगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे भूगोल में। देखिए पहला पार्ट में हम लोगों ने, देखिए हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा 3, हिस्ट्री में हम लोगों ने कितना पढ़ा? 3। हिस्ट्री में हम लोगों ने 3 प्रश्न पढ़ा। ऐसे हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। देखिए एक ही बार में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन याद नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है उन प्रश्नों को जो हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में आए, ठीक है। तो हम लोग भूगोल का पढ़ते हैं। भूगोल में देखिए पहला क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। ये सब जानते होंगे कि हम लोग जीने के लिए जितना भी वस्तु का उपयोग करते हैं, जो हमारे आसपास है, जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो संसाधन कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है 21 में, 23 में और 26 में पूछ चुका है। तो मान लीजिए किसी एक सिटिंग में पूछा होगा तो दूसरे सिटिंग में पूछने का इसका चांस रहता है, ठीक है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वो सभी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिन्हें हम उपयोग में लाने के लिए हमारे आसपास तकनीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन है। यानी कि दुनिया में, पर्यावरण में जितना भी वस्तु है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है और जिसको बनाया जा सकता है तकनीक के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? तो संसाधन कहते हैं। और जैसे में लिख दीजिएगा भूमि, जल, खनिज, ये ऐसे लिख दीजिएगा एग्जाम में। इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, नंबर आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, हम जानते हैं, सबको याद होगा। आप लोग ऐसे ही करके लिखिएगा, ठीक है। अब है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ये आपको बहुत VVI है। देखिए 22 में पूछा गया है और 25 में पूछा गया है। देखिए जलोढ़ मिट्टी है तो याद रखिएगा, इसके अलावे आपको काली मिट्टी भी पूछ सकता है, काली मिट्टी भी पूछ सकता है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो आज हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मिट्टी जो है पानी के द्वारा, नदी के द्वारा जो है गाद यानी अवक्षेप के द्वारा जो जमा होता है मैदानी भाग में मिट्टी, उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई महीन मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं और गन्ना उगाया जाता है। अब इसका पूछेगा क्षेत्र कहाँ है? इसका क्षेत्र अगर लिखना होगा तो एग्जाम में क्षेत्र लिख दीजिएगा गंगा, हाँ सिंधु, सिंधु नहीं भी लिखिएगा बाबू, तो कम से कम गंगा और लिख दीजिएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र, ऐसे करके क्षेत्र लिख देना है आपको एग्जाम में। जलोढ़ मृदा के बारे में अगर पूछेगा तो ऐसे करके आपको लिख देना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, ये किसको कहते हैं? तो नदी द्वारा जो बहा कर लाई गई महीन मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें धान, गेहूँ
गन्ना उगाया जाता है। क्षेत्र पूछेगा तो गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन भी आपको 2023 में पूछा है, 3 साल बाद 26 में पूछा है। अब किसी एक सीटिंग में हो सकता है तो रिपीट कर देगा, ठीक है। देखिए, सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में क्या अंतर है, यानी उद्योग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो याद रखना है कि इनका स्वामित्व यानी इनका मालिक, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिक। इनका जो मालिक होता है और नियंत्रण माने कंट्रोल करने वाला सरकार के पास होता है, यानी वह उद्योग जिस पर नियंत्रण तथा मालिकाना हक सरकार का हो उसे सरकारी कंपनी कहते हैं या सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे सेल, SAIL सेल, GIL गेल, 2 कंपनियां हैं, ठीक है। निजी में क्या कहेगा? इनका मालिक जो है किसी व्यक्ति या निजी संस्था के हाथ में होता है, यानी इसका जो नियंत्रण होता है, इसका जो मालिक होता है वो कोई निजी व्यक्ति होता है। जैसे कि हम कोई कंपनी खोलेंगे तो मेरा निजी उद्योग हो गया, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं? निजी उद्योग कहते हैं। इसका जो उदाहरण होगा वो क्या होगा बाबूरे? टिस्को कंपनी। टिस्को जानते होंगे आप सब, टाटा टिस्को के बारे में जानते होंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों अंतर एक एक लाइन में लिखकर एक एक उदाहरण लिख दीजिएगा, एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये तीसरा पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। राजनीति विज्ञान, यहाँ देखते हैं इसका मतलब भी हो जाता है कानून, संविधान, है ना। इसमें सत्ता, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ा जाता है। कानून के बारे में, संविधान के बारे में, सत्ता के बारे में, शासन के बारे में, इसमें हम लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है। तो अब इसमें जो है राजनीति विज्ञान में हम लोग चलते हैं। अब दो हम लोग पढ़ लिए, इतिहास और भूगोल। अब चलेंगे राजनीति विज्ञान की तरफ, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि सत्ता की साझेदारी क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया है और 5-5 साल तक दोहराता है क्वेश्चन। 6-6 साल तक क्वेश्चन को रिपीट करता है बाबू, 6-6 बार। तो 3 बार पूछ चुका है, तो बहुत चांस है कि इसका पूछने का चांस है। तो याद रखिएगा, सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि जब देखिए पावर अगर एक आदमी के हाथ में होगा तो उसको जो मर्जी होगा वो करेगा। और चूँकि हम लोग का जो देश है बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है ना, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है ना जी। भारत क्या है? बहुत बड़ा देश है ना। तो इस बड़े देश में, भारत में, हम लोग को याद रखना है कि सभी जगह अलग अलग भाषा है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग संस्कृति है। तो पूरे देश को एक आदमी कैसे कंट्रोल कर सकता है? इसके लिए क्या किया गया? तो हमारे यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद नगर निगम, नगर पंचायत इत्यादि जो है शासन को अलग अलग भागों में बांटा गया, ठीक है। और सत्ता में जो है, सरकार में सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को मौका मिला हुआ है। तो सरकार जब सबको शासन में ले आती है, सबको समान अधिकार देती है, तो इस भाव को ही सत्ता में साझेदारी कहते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि इसको, ये क्वेश्चन आपको 3 बार पूछ चुका है। अब इसका उत्तर देखिए कि विभिन्न सामाजिक समूहों और सरकार के अंगों के बीच शक्ति का लोकतांत्रिक विभाजन। देखिए इस लाइन को ऐसे याद रखिएगा कि अलग अलग सामाजिक समूह यानी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग जब सरकार के साथ लोकतंत्र में अपने शक्ति का बंटवारा करते हैं, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। यह समाज में टकराव को रोकने के लिए जरूरी है और यह हमारे देश की एकता को मजबूत करता है। इस एक लाइन लिखिएगा लास्ट में कि हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, ठीक है। हमने आपको समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है? दल बदल कानून। ये जो है 22 में पूछा गया है, 24 में, 26 में, 2-2 साल गैप करके पूछा गया है, ठीक है। अब आपको किसी भी सिटिंग में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये जो इसलिए बनाया गया कि देखिए अगर मान लीजिए कि हम किसी पार्टी से चुनाव जीते, मान लीजिए हम बीजेपी से हैं और हम चुनाव जीत गए और मेरा मन हुआ कि अब हम बीजेपी से में चले जाए, टीएमसी में चले जाएं या लालटेन छाप आरजेडी में चले जाएं, ठीक है। तो अब देखिए जीते तो हम बीजेपी से हैं और मेरा मन करेगा कि नहीं हम चले जाए किस में? आरजेडी में। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर करिएगा तो आपका सदस्यता जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कानून बना था, इसी का नाम क्या है? दल बदल कानून। कम से कम 20 से 21 विधायक जब एक साथ जाएंगे, है ना, तभी हो सकता है। अगर कोई एक आदमी, कोई एक विधायक, 2 विधायक चाहेगा कि हम चले जाएं तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? तो रद्द कर दी जाएगी। तो सांसद और विधायकों द्वारा चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलने से रोकने के लिए बनाया गया कानून दल बदल कानून कहलाता है। ये सरकार को स्थिरता देता है। यानी कभी भी कोई सांसद या विधायक जीतने के बाद
किसी दूसरे पार्टी में न जाए, इसके लिए एक कानून बना था जिसका नाम है दल बदल कानून। ये सरकार को क्या करता है तो स्थिर करता है। मान लीजिए जीता हुआ जो सरकार है उसका सब विधायक कहीं दूसरी जगह चले गया तो सरकार गिर सकता है, इसलिए ये कानून बना था। ठीक है, तो हम लोग का प्रश्न दूसरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न तीसरे की तरफ। ये है सबसे मुख्य क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार, ये हम लोग को मतलब जो है एक क्या कहते हैं अधिकार है हम लोग का, संविधान के अधिकार, मौलिक अधिकार में ये एक अधिकार है सूचना का अधिकार। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आपके गांव में कोई सड़क बन रहा है, सड़क में बहुत सारा जो है आपको खर्चा हो रहा है, तो आपको इसको जानने का अधिकार है कि कितना रुपया फंड आया है, कितना रुपया खर्च हो रहा है, कहाँ से कौन सा सामान आ रहा है, ये आपको जानने का अधिकार है। इसी को कहते हैं सूचना का अधिकार। ये वर्ष 2005 में लागू हुआ था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2005 में लागू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में, यानी सरकारी जो भी कोई कामकाज हो वो लोगों के बीच दिखाई दे कि कहाँ से क्या हो रहा है, कौन सा सामान आ रहा है, कौन सा सामान उपयोग हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसके लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जनता को सरकारी फैसलों को जानने तथा कानूनी अधिकार दिलाना था। तो सूचना के अधिकार आंदोलन का मतलब क्या होगा कि इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को रोकना, जनता को सरकारी फैसला को जानने का तथा कानूनी अधिकार दिलाना था। यानी इसका इतना सारा जो है अधिकार में, तो आप इसको पॉइंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि सूचना के अधिकार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, दूसरा लिख दीजिएगा भ्रष्टाचार रोकना, तीसरा लिख दीजिएगा जनता द्वारा सरकारी फैसले को जानना, चौथा में लिख दीजिएगा कानूनी अधिकार प्राप्त करना। ऐसे 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिएगा, तो हम कहते हैं इससे और अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है तीन हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब है अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग अर्थ की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। अब अर्थशास्त्र में देखिए क्या पढ़ेंगे। पहला, सब जानते होंगे कि हमारे देश में 3 तरह का अर्थव्यवस्था चलता है, जिसमें एक अर्थव्यवस्था का नाम पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित होता है। ठीक है, तो पूछेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 22, 24, 26 में पूछ चुका है, यानी कि आपको मिश्रित की जगह पे समाजवादी पूछ दे या आपको जो है सो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछ सकता है। देखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्शन जो होगा, यानी कोई भी चीज वस्तु जो बनेगी वो सरकार भी बनाती हो, सरकार की भी कंपनी बनाती हो और किसी निजी आदमी की कंपनी भी बनाती हो, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम एक बात में समझा दिए आपको। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन पर निजी आदमी और सरकार दोनों का कंट्रोल हो, दोनों का नियंत्रण हो, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें समय नहीं ज़्यादा देना पड़ेगा। अगला है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या। इसी से आपको मतलब जो है बन जाएगा उत्तर। देखिए, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, देखिए किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, देखिए भाग दे रहा है ना, बट्टा मतलब भाग, तो प्राप्त औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये निश्चित रूप से इसी फॉर्मूला से आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही बॉक्स बना के आप ही फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ठीक है, निश्चित रूप से देखिए जितना आदमी है उसको ऊपर, जितना आमदनी है उसको ऊपर रखता है और जितना लोग है देश में उसको नीचे रखता है और भाग लगाता है। तो किसी देश की कुल आय को जब कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तब जो भागफल आता है उस औसत आय को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। समझ में आई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम लोग का है कि देखिए साख से आप क्या समझते हैं। साख का मतलब होता है गुडविल यानी ख्याति। जब आप किसी बैंक में लोन लेते हैं और सही समय पर आप चुका देते हैं तो आपका साख क्या बन जाता है, बढ़िया। या आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन महीना में करते हैं तो बैंक में आपका क्या बन जाता है, साख, वैल्यू बन जाता है। साख का मतलब हुआ आपका वैल्यू बढ़ना। जब आपको वैल्यू बढ़ेगा बैंक आपको खुद लोन देगा, ठीक ना, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, फ़ोन करेगा भर दिन में 20 बेर। साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा। व्यावहारिक भाषा में साख का मतलब किसी व्यक्ति या संस्था की कर्ज लौटाने की क्षमता से होता है। यानी साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में साख का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था कर्ज लौटाने में कितना ईमानदार है, इसे ही हम साख कहते हैं। जिस व्यक्ति का साख जितना अच्छा होता है बैंक उसे उतना अधिक ऋण प्रदान करती है। तो हम लोगों का ये बाबू तीसरा था। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू रे, आप सबको हम धन्यवाद कहेंगे
और परीक्षा में सफलता के लिए आप सभी को शुभकामना है। आप सभी इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और फिर प्लीज़ एक कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं और अच्छे से आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मैं भी एक दिन चमकूंगा, मुझे वादा, मैं आप सबसे वादा करता हूं और आपको भी आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद।